खूनी खटिया भाग 3। खूनी खटिया भाग 3 में आगे क्या होने वाला है उसे जानने से पहले भाग 1 और 2 में क्या हुआ और उसके पात्र कौन कौन थे उसके जुड़ाव के लिए भाग 1 और 2 को जाकर ज़रूर देखें। अगली सुबह जब प्रमोद उठा तो खटिया काका के बगल में उल्टी पड़ी थी। उसने सोचा काका नशे में होंगे। जब तक इसे तैयार न करा दूं तब तक ये हर रात नौटंकी करते ही रहेंगे। आज इसको तैयार करा ही देता हूँ। नहा धोकर वो निवाड़ लेने निकल गया और बाजार से बढ़िया सी और अच्छी सी निवाड़ लेकर आया जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वो उसे बुनने बैठ गया। माधवी, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। प्रमोद, तू खाना बना। आधा दिन बाजार से निवाड़ लाने में निकल गया और बाकी आधा इसे बुनने में चला जाएगा। सब भूखे रह जाएंगे। तभी काका आ जाते हैं। काका, अरे बुनना शुरू कर दिया? ला मुझे दे, एक तरफ से मैं बुनवाता हूँ। प्रमोद, अरे काका आप रहने दो, मैं कर लूँगा। तभी माधवी बीच में बोलती है, काका आप छोटी को ले आए, छुट्टी हो गई होगी स्कूल की। काका, ठीक है मैं जाकर अभी लेकर आता हूँ। प्रमोद निवाड़ में फंदे लगाकर बुनना प्रारंभ कर देता है। चारों तरफ घूम घूम कर वो खाट को पूरी तन्मयता से बुनने लगता है। तो माधवी चूल्हे पर रोटी बना रही थी और उसे देख रही थी। तभी काका छोटी को लेकर आ जाते हैं। छोटी गोद से उतर के प्रमोद के पास आ जाती है। छोटी, मैं स्कूल से आ गई पापा। प्रमोद, अरे वाह, चलो कपड़े बदल लो, मैं बाबा के लिए खाट बना रहा हूँ। छोटी, बाबा इस पर सोएंगे? प्रमोद, और क्या। छोटी फुदकती सी कमरे में चली गई। काका अपनी बीड़ी का बंडल निकालकर बीड़ी जलाने लगे। प्रमोद, काका बीड़ी कम पिया करो तुम। काका, अरे यार तू मेरी बीड़ी के पीछे मत पड़ अब। प्रमोद, तुम्हें पता है बाबूजी भी बीड़ी पीकर उम्र से पहले चले गए, तुम भी लगे रहते हो इसी को पीने में। काका, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा मेरे लाल, वरना अपने बच्चों का शहर छोड़कर गांव में तेरे पास क्यों आता। तभी माधवी बीच में बोलती है, अपने बच्चों का मतलब हम आपके बच्चे नहीं हैं क्या? काका, तुम ही तो मेरे शेर बच्चे हो। मेरा तो यह परिवार है, आज्ञाकारी बेटा है और सेवा करने वाली बहू है। तभी छोटी आ जाती है और मैं, काका बीड़ी फेंककर उसको गोद में उठा लेते हैं। तू तो मेरी जान है, जान। प्रमोद, देखना काका सही बुनी है ना? काका खाट की तरफ जाकर, वाह बनाई तो बढ़िया है तूने, मगर थोड़ी ढीली रह गई, पेचकस से खींचकर टाइट करनी होगी। प्रमोद, वो तो मैं कर दूंगा अभी। काका, हाँ तो सब ठीक है। प्रमोद पेचकस उठाता है। माधवी, अब खाना खा लो पहले। प्रमोद, हाँ ये ठीक है। हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं सभी लोग। काका गांव भर की खबर बताते हैं। खाना खाकर प्रमोद खाट को तैयार कर देता है। माधवी, बड़ी सुंदर लग रही है ये खाट तो। प्रमोद, देखा कोई नहीं कहेगा ये कूड़े से मिली हुई थी। माधवी, अरे तुम भी भूल जाओ, ये कहना बहुत महंगी खरीदी है। प्रमोद, वैसे लग बड़ी नायाब रही है ये। माधवी, और क्या। रात में काका का बिस्तर उस खाट पर लगाया गया और मच्छरदानी लगाकर काका लेट गए। प्रमोद और काका ठीक हो? काका, बढ़िया। बहू से कह दियो एक लोटा पानी और धर जाए मेरे पास। प्रमोद ने एक लोटा पानी भरकर ढककर काका की खाट के नीचे रख दिया और फिर सोने चले गए। रात को 2 बजे खाट हवा में उठी और गोल गोल घूमने लगी। काका को जब समझ आया तब तक मच्छरदानी बिखर चुकी थी और खाट जमीन से 4 फुट ऊपर उठ चुकी थी। काका घबराए से खाट की पाटी को पकड़े बैठे थे। खाट साए साए की आवाज़ के साथ लगातार तेज गोल गोल घूम रही थी। काका चीखने की कोशिश कर रहे थे पर आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। एकदम से खाट रुक गई। काका चक्कर खाकर खाट से नीचे उल्टे गिर गए और चोटिल हो गए। काका के सामने देखा तो खाट बिल्कुल सीधी उनके सामने प्रतिद्वंदी की तरह खड़ी थी। वो घबराए से, लाचार से उसे देख रहे थे। खाट एकदम से उनके ऊपर गिरी मगर काका करवट लेकर बच गए।
अब काका ज़मीन पर भौचक्के से आधे मुंह उल्टे लेटे पड़े थे। उनकी सांस फूल रही थी। खाट फिर से हवा में खड़ी हो गई। काका हाथों से उसे रोकने की कोशिश करने लगे, मगर खाट इतनी भारी थी कि वो उसके नीचे दब गए। खाट उल्टी होकर उनके ऊपर गिरी और सहने वाला बांस काका के सर में जाके लगा। सर फटकर लहूलुहान हो गया। काका वहीं गिर गए और खाट भी उनके ऊपर ही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, भाग 4 का। तो जल्दी हाजिर होंगी मैं भाग 4 को लेकर। धन्यवाद।